कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, वो फिर चाहे बुरा हो या अच्छा। इसलिए हमें हमेशा इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि ये वक्त बदलेगा जरूर, जिससे बुरे समय में आपको ये भरोसा रहे कि अच्छा समय जरूर आएगा, और अच्छे समय में ये एहसास कि बुरा समय कभी भी आ सकता है। तो आज चलते हैं कपूर हाउस में, लेकिन उससे पहले हम आपको उनके परिवार से मिला देते हैं, जहां पर परिवार के मुखिया के रूप में अशोक जी और हेमा जी हैं, तो बेटे और बहू के रूप में रोहित और रागिनी है, और घर का एक नन्हा खिलौना सोनू भी है। एक समय पर शहर के करोड़पतियों में शुमार कपूर फैमिली आज बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। क्या? हे माँ, माता जी, ये सुनने से पहले मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? क्या माँ, आपके अलग सियाप है। मना करता हूं ना, इतनी टीवी मत देखा करो, लेकिन नहीं, पूरा दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर उससे टाइम मिला तो एकता कपूर की सीरियल्स, फिर उससे टाइम बचा तो अपने अनिरुद्ध आचार्य जी। मतलब अब क्या ही बोलूं, घर नहीं चलता फिरता सर्कस है हमारा घर। तभी रागिनी आ जाती है। तो क्या करें अब हम लोग, आप ही बताओ। घूमने कहीं हम लोग जाते नहीं, शॉपिंग के लिए पैसे नहीं, जैसे तैसे घिसा पिटा सा डिब्बा रखा है जिसे हम टीवी कह सकते हैं। अब अगर वो भी हम ना देखें तो बताओ क्या करें? हाँ पापा बताओ, अगर टीवी भी ना देखे तो हम क्या करें? वाह, मतलब अब ये चूजा भी बोलेगा। अरे बेटा, तुझे भी फुल ट्रेनिंग मिल रही है अपनी दादी और मम्मा के गाइडेंस में। और सुन बहू, ये क्या कह रहा है कि इसके दादा की आखिरी निशानी ये बस को बेच दो, इसको खटारा कह रहा है। क्या? सुनो, इस बस पर अपनी बुरी नजर डाली ना तो मुझे रागिनी से मां दुर्गा बनने में 2 मिनट नहीं लगेगा। जो भी है जैसी भी है, मगर कहने के लिए वो अपनी है, ये यहां से नहीं हटेगी। हे भगवान, मैं तो चला इस घर से। इस घर को मिनी रामोजी फिल्म सिटी घोषित कर देना चाहिए। ये कहकर रोहित वहां से चला जाता है। ये तो था कपूर हाउस का आज का हाल। अब आपको पूरी कहानी जानने के लिए कुछ समय पहले चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं लगभग 5 साल पहले। अशोक जी अपनी दुकान पर बैठे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लेकिन उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं रोहित को भेज रहा हूँ, मुझसे जो भी पॉसिबल हेल्प होगी मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे कोई बात नहीं, तुमने बताया अच्छा ही किया, वरना हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा मदन, रखता हूँ फोन। अशोक जी रोहित को आवाज लगाते हैं। रोहित, रोहित बेटा इधर आ जरा, एक बहुत जरूरी काम है, यहाँ बैठकर ध्यान से सुन। अरे पापा क्या यार, आपका हर काम जरूरी होता है। बताओ क्या कह रहे हो? बेटा वो अपने दुकान पर जो पवन काम करता था ना, उसके पापा जी आज हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल उसके पापा को कैंसर हुआ है, लेकिन वो लड़का इतना अच्छा था, इतना स्वाभिमानी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे ऐसा क्या कर दिया पापा उसने जो उसकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं आप? आखिर हुआ क्या है? रोहित बेटा, अगर वो चाहता तो मुझसे पैसे लेकर आराम से अपने पिताजी का इलाज करा सकता था, लेकिन उसने कभी अपनी कोई परेशानी मुझे नहीं बताई कि उसके पापा को कैंसर है। बस बिना ये सब बताए नौकरी छोड़ दी कि अभी वो काम नहीं कर पाएगा। उसने कभी मुझसे 1 पैसे की मदद नहीं ली, लेकिन आज मदन का फोन आया है। कौन मदन? जो बगल वाले गुप्ता जी के यहाँ काम करता है? हाँ बेटा, वही मदन, वो पवन का पड़ोसी है। उसी ने फ़ोन करके बताया कि आज वो इस परेशानी से गुजर रहा है। अरे पापा आप भी ना, अरे ये सब इन भिखारियों के तरीके हैं पैसे हड़पने के। आप बहुत बोले हो। ये फोन उसी पवन ने मदन से कहकर करवाया होगा। अरे नहीं बेटा, वो परेशान है। ले, ये 1 लाख रुपए है, उसे देकर आ। उसने हमें करोड़ों रुपए कमा कर दिए हैं। उसने हमारे यहाँ 10 साल बहुत ईमानदारी से काम किया है। अरे पापा, लाओ दियाता हूँ। रोहित पैसे देने के लिए पवन के घर जाता है। पवन का घर टूटा फूटा सा था, टूटी सी चेयर पड़ी थी और वहीं उसके बच्चे खेल रहे थे। पवन की बीवी रोहित के लिए पानी लाती है, लेकिन एक टूटी सी ट्रे और पुराने से ग्लास में पानी देखकर वो पीने से मना कर देता है। रोहित लौटकर घर आता है और अशोक जी पर बहुत नाराज होता है। अरे कहाँ भेज दिया था आपने मुझे? 1 नंबर के फटीचर लोग थे। मुझे आज के बाद कहीं ऐसी जगह नहीं भेजना। अरे फूटी सी एक झोपड़ी पड़ी थी और पवन के बच्चे भी ऐसे लग रहे थे, पूछो मत। अरे आपको अपने स्टेटस की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरे स्टेटस को मैनेज करना है। बेटा रोहित, तो ये कैसी बात कर रहा है? और ये क्या बात हुई भला? बेटा कभी भी किसी इंसान को पैसे से नहीं आंकना चाहिए।
पापा ये ज्ञान की बात है, मैं नहीं जानता। मैं बस यही कहूंगा कि मुझे ये छोटे लोग पसंद नहीं है, ना इनका कोई स्टैंडर्ड है और ना ही कोई स्टेटस। बेटा वक्त सबसे बलवान होता है और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। कभी किसी के बुरे वक्त पर हमें हंसना नहीं चाहिए। रोहित वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है, लेकिन रोहित के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। समय बीतता है और समय के साथ कपूर हाउस में रागिनी के रूप में एक नए मेहमान का आगमन होता है। जहां एक तरफ रागिनी बहू बहुत ही सुशील, शांत और सौम्य स्वभाव की थी, वहीं दूसरी तरफ रोहित अभी भी वही अड़ियल स्वभाव का था। वो अपने आगे आज भी किसी को कुछ नहीं समझता था। खासकर छोटे और गरीब लोगों के लिए आज भी उसके दिल में वही नफरत थी। रागिनी तुम फटाफट तैयार हो जाओ, अभी हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और वहीं से मूवी देखते हुए लेट नाइट घर आएंगे। नहीं जी, एक्चुअली ना मैं आपको बताना भूल गई। आज अपनी कामवाली रमा की बेटी का जन्मदिन है, तो मैंने उसे आज केक घर से ही बनाकर देने को कह दिया था। वो पूछ रही थी कि दीदी बाजार से केक कितने का आएगा, तो मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें घर से ही बनाकर दे दूंगी। क्या रागिनी, तुम भी ना इन छोटे लोगों के चक्कर में पड़ी रहती हो। ये तो बहाना ही ढूंढते हैं कैसे भी करके इनके पैसे बच जाए, और इसीलिए बटर लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं कहते जी, वक्त किसी ने नहीं देखा, इसीलिए हमें बस हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। समय का पहिया ऐसा पलटा कि कपूर्स को अपने बिजनेस में बहुत घाटा होने लगा। कभी किसी बिजनेस में तो कभी किसी और बिजनेस में। फिर एक दिन, माँ पापा से कह दो मेरे बीच में इंटरफियर ना क्या करे। अब वैसे भी मेरा गले पर मन नहीं लगता। क्या बैठूं मैं वहां, ना कोई ढंग का काम बचा है, ना ही कोई प्रॉफिट अब रह गया। अब क्या करूं, बैठकर मक्खियां मारूं क्या? तो बेटा पापा भी तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं ना, क्योंकि अगर तू दुकान पर मन लगाकर बैठेगा तो ही तो 4 पैसे घर में आएंगे। अब तुझे भी पता है कि घर के हालात कैसे हैं। तो एक काम क्यों नहीं करता बेटा, कोई जॉब क्यों नहीं कर लेता, जैसे कम से कम घर में एक इनकम सोर्स तो बना रहेगा। मैं और जॉब? माँ तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। ये जॉब वगैरह मेरे बस की बात नहीं है और ना ही मैं करूंगा। मेरे अंडर में इतने लोग काम करते थे और अब तुम कह रही हो कि मैं किसी के अंडर में काम करूं। फिर एक एक करके उनकी सारी चीजें बिकती चली जाती है और एक दिन उनकी सारी कारों की भी नीलामी हो जाती है। बेटा मैं क्या कह रही सी, हम लोग ना कोई छोटा मोटा धंधा ही डाल लेते। आज घर के हालात ऐसे है कि मुझे अब इस उम्र में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो सारी आस अब तुझ पर ही टिकी है बेटा। अब तू ही इस घर की नैया को आगे ले जाएगा। वाह पापा जी वाह, तुसी भी कमाल करते हो। अब इस घर की जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों पर डाल दी। और आपके वो सब कहाँ गए जिनके लिए आप जीवन भर इतना करते रहे, जिनको आपने हमेशा ही हेल्प की? कोई भी आया आपके काम? बताओ आप ही। ऐसा नहीं कहते पुत्र, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, सब ऊपर वाला करवाता है। रब ने तब हमें इतनी बरकत दी थी तो हमने सबकी हेल्प की, लेकिन आज हमारे खुद की हालात ही ऐसे है कि। आप दुखी ना हो पापा जी, देखना हमारे साथ जरूर कुछ अच्छा ही होगा। फिर उनके घर की नीलामी का भी नंबर आने वाला होता है। रागिनी बहू, मुझे तो अब बड़ा ही बुरा लग रहा है, मेरी हिम्मत टूट रही है। अब अगर ये घर भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो घर से बेघर ही हो जाएंगे। हे भगवान, ऐसा क्यों कर रहा है तुम मेरे साथ? मैंने और मेरे परिवार ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों प्रभु? वो जोर जोर से रोने लगती है। सोफे पर लेटा रोहित ये सब देख रहा था। माँ मैं क्या कहता हूँ, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? हेमा और रागिनी बड़े ही ध्यान से सुनने लगते हैं कि रोहित क्या कह रहा है। हाँ बता ना बेटा, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ मैं भी करूँगी माँ जी के साथ, आप बस बताओ। अरे तुम दोनों साथ में करोगी फिर तो बस इतना पैसा होगा कि इस घर में जगह नहीं होगी रखने की। अरे अब बताएगा भी कि बस पहेलियां बुझाता रहेगा। तुम दोनों इतनी जबरदस्त ताबड़तोड़ एक्टिंग करती हो तो एकता कपूर के सीरियल में ट्राई क्यों नहीं करती? बिना ग्लिसरीन के आंसू निकल आते हैं तुम सास बहू दोनों के। चप्पल कहाँ है मेरी रागिनी? और फिर एक चप्पल हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। अरे बेवकूफ, ये बातें कर रहा है तू? अरे कुछ सोच, तेरे पिताजी टेंशन में आधे हुए जा रहे हैं। फिर एक दिन, पापा पापा मेरे स्कूल में ट्रिप पर ले जा रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है पापा। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, तू भी चला जा बेटा। वाह पिताश्री वाह, बालक कह रहा है कि मुझे घूमने जाना है और पिताश्री कह रहे हैं कि चले जाओ।
अरे वहां क्या कोई दानवीर कर्ण बैठा है जो मेरे बेटे को फ्री में ट्रिप पर ले जाएगा? वहां जाने की 5,000 रुपए लग रहे हैं। ओह अच्छा बेटा, सॉरी मुझे ये नहीं पता था, लेकिन अभी तो मेरे पास 5,000 नहीं है। एक काम करो, फिर कभी चले जाना। आप अच्छे पापा नहीं हो ना, मुझे कहीं घुमाने ले जाते हो ना स्कूल ट्रिप पर भेजते हो। रोते हुए वो वहां से चला जाता है। रागिनी मैं क्या करूं? मेरा बेटा भी अब मुझसे नाराज हो गया। मैं बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहा हूं। आप ऐसे परेशान मत होइए, मैं आपके लिए कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ रागिनी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब रागिनी के दिमाग में दिन रात यही चलता है कि कैसे भी करके अपने बेटे सोनू को खुश किया जाए और पति की परेशानी भी दूर की जाए। तभी एक दिन अचानक झाड़ू लगाते लगाते रागिनी घर के बाहर तक आ जाती है। अरे ये बस भी ना बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, इसको आज थोड़ा धो देती हूँ, पापा जी और मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा। रागिनी पाइप लगाकर उसे धोने लगती है और बस धोते धोते उसे कुछ ख्याल आता है। वाह क्या मस्त आइडिया है, क्यों ना इसकी ही सवारी की जाए, मेरा बेटा भी खुश हो जाएगा और सबको अच्छा भी लगेगा। भगवान जी ने हमारी गाड़ी हमसे छीन ली तो क्या हुआ, इसी के साथ हम अपनी खुशी को साझा कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। मैं अभी सोनू के पापा को जाकर बताती हूँ। रागिनी चहकती हुई अंदर जाती है और रोहित को पूरी बात बताती है। हाँ रागिनी, तुम सही कहती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी और मेरा बेटा भी अब मुझसे नाराज नहीं रहेगा। रोहित जल्दी से जाता है और बस के लिए डीजल लेकर आता है। वो लोग खूब एंजॉय करते हुए बस में जाते हैं। बस में खूब सारा खाना भी बना कर ले जाते हैं और एक जगह एक पार्क में रुककर वो लोग खाना खाते हैं। ऐसे ही कई बार वो लोग घूमने के लिए अब बस से ही जाते थे। फिर एक दिन रागिनी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी क्यों ना हम लोग गुरु पूरब पर्व पर लंगर लगाएं? लेकिन बेटा तू तो जानती है ना तो अभी हमारे पास इतना बजट है कि हम टेंट के लिए सामान रेंट पर ले और ना ही हलवाई को देने के लिए पैसे। फिर ये सब कैसे होगा बेटा? इसका मतलब मम्मी जी आपको आपकी बहू के हाथ के बनाए खाने पर शक है? इसका मतलब आप मेरे खाने की झूठी तारीफ करती हो, है ना? अरे नहीं बेटा जी, ऐसी बात नहीं है, तेरे हाथ का खाना तो वाकई में बहुत स्वाद बनता है। मम्मी जी मैं क्या कहती हूँ कि हम खुद से ही खाना बनाकर बस में लेके चलेंगे, हमसे जितना भी हो पाएगा। वैसे भी वाहे गुरु दी कृपा रही तो सब चंगा ही होंदा है मम्मी जी। फिर सब लोग मिलकर लंगर के लिए खाना तैयार करते हैं और उसको बस में लेकर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो लोग रोड के किनारे अपना लंगर सबको देने लगते हैं। सभी लोग उनका लंगर बड़े ही चाव से खा रहे थे। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और उस गाड़ी में से ड्राइवर निकलकर लंगर का प्रसाद लेने लगता है और लेकर कार में बैठकर खाने लगता है। सर अगर आप खाना चाहें तो आप भी खा सकते हैं, वाहे गुरु दा प्रसाद बड़ा ही स्वादिष्ट है। मोहन, वाहे गुरु दा प्रसाद तो हमेशा ही स्वादिष्ट होता है, जाकर मेरे लिए भी लेकर आ। मोहन जैसे ही गाड़ी से उतरकर लेने जाता है वैसे ही पवन गाड़ी के शीशे नीचे करके देखने लगता है कि आखिर कौन बांटने आया है। तभी उसकी नज़र अपने सेठ अशोक जी पर पड़ती है। वो तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर कर आता है और सीधे बस में जाकर अशोक जी के पैर छूता है। अशोक जी ये देखकर अचंभित हो जाते हैं कि ये अचानक कौन आ गया, क्योंकि पवन को देखे हुए कई साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी वो पहचान लेते हैं। सेठ जी लगता है आपने पहचाना नहीं। अरे नहीं पवन बेटे, मैंने तुमको पहचान लिया। अब यहाँ कैसे और ये सब क्या है? फिर अशोक और हेमा उन्हें अपनी गरीबी की पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्हें बिजनेस में घाटा होता चला गया और आज वो रोड पर आ गए हैं। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आती हैं। सेठ जी आप रोइए मत, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और मानिए कि मुझे ऊपर वाले ने आपकी मदद करने ही भेजा है। मैं समझी नहीं बेटा तो क्या कहना चाहता है? मालकिन जी, जब सेठ जी ने मेरी मदद की थी आपको याद है? जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, अगर सेठ जी उस समय हमारी हेल्प नहीं करते तो शायद मैं अपने पिताजी को बचा नहीं पाता। हाँ मुझे याद है, मैं ही तो आपके घर आया था वो पैसे देने। बिल्कुल, वो मैं ताउम्र नहीं भूल सकता हूँ। जैसे ही मुझे आपकी मदद मिली थी मैंने अपने पापा जी का इलाज एक बढ़िया हॉस्पिटल में कराया और मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। अब मेरे पास कुछ भी काम करने को नहीं था तो मेरे पिताजी पहले एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, तो उन्हें उसी काम में इंटरेस्ट था।
मैंने और मेरे पिताजी ने एक छोटे से रेडी से शुरुआत की और आज हमारे शहर में 3 बड़े होटल हैं। क्या? देखा रोहित, मैं नहीं कहता था कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस हमें उसे दिल लगाकर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपने अभी ये क्यों कहा कि ऊपर वाले ने आपको हमारे लिए ही भेजा है? मैं कुछ समझी नहीं। अभी हम ऐसा ही कुछ देख रहे थे, कोई ऐसा तरीका जिससे हम अपनी स्पेशल डिशेस को लोगों तक स्ट्रीट फूड के ज़रिए पहुंचा सके। तो मुझे लगता है कि इस बस को अगर हम फूड कोर्ट में चेंज कर दें तो इससे अच्छा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और मुझे अच्छे कुक की भी ज़रूरत थी, तो आगे की बात आप लोग बिना कहे समझ गए होंगे। देखा रोहित, तुम मुझे हमेशा कहते थे कि मैंने जिनकी भलाई की वो कोई काम नहीं आया। आज तुम्हारे सामने सब साफ है, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। पापा, आज मुझे एहसास हुआ कि आपका अच्छा कर्म ज़रूर लौट कर आपके पास आता है। और इस बात का एहसास भी हुआ कि जब अपनी औलाद कुछ गलत बोलती है तो माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख होता है। जब सोनू ने मुझसे कहा तो मुझे वो सब याद आ गया, जब जब मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे माफ़ कर देना पापा जी। कुछ ही दिनों में कपूर फैमिली का काम उस बस के जरिए स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते उनके शहर में एक बड़ी पहचान बन जाती है और उनके वही पुराने दिन लौट कर आ जाते हैं। सुजाता अपने पति हेमंत और बेटे बहू के साथ रहती है। दूर से देखने में ये घर बहुत खुशहाल लगता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरा पड़ा है। आपस में किसी की भी किसी से नहीं बनती है और हमेशा लड़ाई होती रहती है। एक दिन सुजाता ने अपनी बहू कोमल से कहा, अरे बहू, तू अभी तक सो रही है? उठ जा और सबके लिए नाश्ता बना ले। कोमल आंख मलती हुई उठती है और कहती है, माँ, अभी तो 7 ही बजे हैं। आपका बस चले ना तो आप सुबह 4 बजे से नाश्ता बनाना शुरू करवा दो। अरे सोने दो ना थोड़ी देर। थोड़ी देर क्यों बहू, पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रहे। तेरे पति ने तुझे सर पर चढ़ा रखा है। मेरा बस चले तो तुझे आज ही घर से निकाल दूं। सुजाता बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ जा रही होती है, तभी उसका पति उसे टोकते हुए कहता है, अरे भगवान, सुबह सुबह किसे घर से निकाल रही हो? जरा एक कप चाय तो दे दो। चाय चाहिए आपको? दूध लेकर आए हो? सुबह आंख मलते ही अखबार खोलकर बैठ जाते हो। घर में क्या आना है क्या नहीं आना कुछ होश है आपको? हर चीज का ध्यान मैं ही रखूं। ऊपर से आपकी बहू, वो तो घोड़े बेचकर सो रही है। सुजाता, अब सारी दुनिया का गुस्सा तुम मेरे ऊपर उतारोगी? अरे क्या मैंने कहा है कोमल को इतनी देर तक सोने के लिए? 30 साल से झेल रहा हूं तुम्हें। मेरी जगह कोई और आदमी होता तो तुम्हें छोड़कर चला गया होता। अरे तो चले जाओ ना, रोका किसने है? 30 साल से आप नहीं झेल रहे मुझे, बल्कि आप मेरा खून चूस रहे हो। इस तरह सुजाता और हेमंत में लड़ाई शुरू हो गई। वहां सुजाता का बेटा नवीन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी नवीन कोमल से कहता है, कोमल उठ जाओ ना। वैसे तो तुम पूरे दिन सोती रहती हो, मेरे जाने से पहले तो उठ जाया करो। तो माँ बेटे ना मिलकर ठीक से सोने भी नहीं देते। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी। मनहूस दिन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए था। जब देखो तब सोती रहती हो। माँ अकेली किचन में लगी रहती है, ये नहीं कि उनका हाथ बटा दो। और मैं जब जब घर के कामों में लगी रहती हूँ तब क्या तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है? दिन भर अपनी मैं करते रहते हो। कोमल गुस्से में रसोई में आ जाती है और अपनी सास के साथ काम करने लगती है। सभी नाश्ते के टेबल पर बैठते हैं, तभी नवीन कहता है, कोमल, अभी तक तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आई। कभी चीनी तेज कर देती हो तो कभी चाय पत्ती। इतनी ही बुरी लगती है ना मेरे हाथ की चाय, तो खुद ही बना लिया करो। बस इसी बात की कमी रह गई थी। बाहर जाकर कमाऊं भी मैं और तुम्हें चाय भी मैं ही पिलाऊं। नवीन गुस्से से ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी सुजाता कहती है, अरे बहू, मेरे बेटे को ठीक से नाश्ता तो करने दिया कर, हमेशा लड़ती रहती है। हाँ, आप तो जैसे फूल बरसाती हो ना अपने बेटे के ऊपर। मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। सुबह उठते ही सबसे लड़ने लगती हो। तुम दोनों ने लड़ लड़ कर मेरे बेटे को तो भगा दिया। अब मुझे तो नाश्ता करने दो या मैं अभी चला जाऊं। हेमंत की बात सुनकर दोनों चुप हो जाती हैं। तीनों का दिन ऐसे ही लड़ते लड़ते निकल जाता है। शाम को नवीन घर पर आता है तो बहुत परेशान लगता है। उसे देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ नवीन बेटा, आज बहुत थके हुए लग रहे हो? आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ और सुबह से कुछ खाने को भी नहीं मिला। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि बैंक में नौकरी कर ले। उस समय मेरी जान पहचान भी अच्छी थी, तुझे कहीं ना कहीं चिपका देता, लेकिन तुझे तो मेरी बिल्कुल सुननी ही नहीं थी।
अब काम कम करता है और इधर उधर भाग दौड़ ज्यादा रहती है। पापा मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मुझे थोड़ी देर चैन से तो बैठने दो। लो, समझाने की बात करो तो महाशय बुरा मान जाते हैं। अरे तेरी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे इधर उधर भागने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा तो काम कब करेगा। ना तो मुझे ऑफिस में चैन मिलता है और ना आप लोग मुझे घर पर सुकून से रहने देते हो। नवीन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। नवीन को इस तरह जाते देख सुजाता हेमंत से कहती है, जब आपको पता है कि आपका बेटा थका हारा घर आया है तो जरूरी है उससे बहस करना। अरे वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो क्या हुआ, आपने भी कोई महान काम नहीं किया। अरे अपनी पूरी जिंदगी में एक घर तो नहीं ले पाया आप। ये घर भी मेरे माँ बाप ने दिया है और आप मेरे बेटे को ताने मार रहे हो। सुजातो, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें झेलना कम बड़ा काम नहीं है। और ये बार बार अपने घर का ताना मुझे मत दिया करो। मैं तुम्हारे माँ बाप के पास नहीं गया था ये घर लेने, तुम्हारे माँ बाप ही आए थे मेरे पास। वो दोनों लड़ ही रहे थे, तभी उनके पास कोमल आती है। माँ, कुसुम मौसी का फोन आया था, वो आज शाम को हमारे घर आ रही हैं। क्या मेरी बहन आ रही है? इतने सालों बाद मैं उसके लिए अभी से खाने की तैयारी करती हूँ। अपने मायके वालों का नाम सुनते ही मोरनी बनकर नाचने लगी। अगर मेरे घर से कोई आ जाता तो इसका मातम शुरू हो जाता। शाम को कुसुम उनके घर आती है। तब सुजाता अपनी बहू से कहती है, कोमल बहू, ये तुम्हारी मौसी सास है, पैर तो छू लो। माँ जी, मैं पैर छूने ही वाली थी, लेकिन आपका हर काम में टोकना जरूरी होता है क्या? इतना कहते ही दोनों सास बहू में लड़ाई होने लगी। कुसुम उन्हें चुप करते हुए कहती है, अरे तुम दोनों ने तो बस इतनी सी बात पर ही झगड़ना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें नहीं पता कुसुम, ये इतनी सी बात नहीं, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है मेरी बहू में। दोनों बहनें बात करने बैठ जाती है, लेकिन तभी वहां पर हेमंत आ जाता है। अरे दोनों बहनें बातें करती रहोगी या खाना भी खाओगी? आप 2 मिनट मुझे चैन से बैठने नहीं देते। आपको पता भी है कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम दोनों। तुम पूरी रात बैठी रहो, मुझे क्या। मैं तो तुम्हें सिर्फ खाने के लिए बुलाने आया था। खाने के लिए बुलाने नहीं आए, आप जल रहे हो। मेरे मायके वाला कोई भी आता है तो आप ऐसे ही जल जाते हो, मैं नहीं जानती क्या। बस इसी तरह बातों बातों में दोनों की लड़ाई शुरू। कुसुम दोनों को शांत कराते हुए कहती है, अरे दीदी, जीजाजी, बस इतनी सी बात पर आप लड़ क्यों रहे हो? अब कुसुम अपनी बहन सुजाता के घर रहने लगी। उन सब के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगती और कुसुम इतनी छोटी छोटी बातों पर उनकी लड़ाई देखकर बहुत हैरान हो जाती। वो उन्हें हर बार समझाती कि इतनी सी बात पर लड़ना नहीं चाहिए। एक दिन कुसुम का ड्राइवर उसे लेने आया। आप लोगों के साथ हंसते खेलते कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। आप सब अपना ध्यान रखना, आप लोग हमेशा लड़ते रहते हो। देखो, कुछ बातों को ना नज़रअंदाज कर दिया करो। मौसी जी, इस घर में बस एक मैं ही ऐसी हूँ जो किसी से नहीं लड़ती। अरे उल्टा बोल रही हो बहू, एक तुम ही घर में हो जिसकी सबसे लड़ाई होती है। बस फिर क्या था, घर के सभी लोग आपस में इसी बात को लेकर लड़ने लगे। कुसुम ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, मैं इतने दिनों से घर में आई हूँ और आप लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते हो। अब मैं तो आप लोगों को समझा रही हूँ, मत लड़ो, फिर भी आप लड़े जा रहे हो। मौसी जी, आपने इस तरह का माहौल कभी फेस नहीं किया ना, इसलिए ये बातें आपको छोटी सी लगती है। आप कुछ दिन और रहकर देखो, यहाँ आप भी लड़ाई करना शुरू कर दोगी। मौसी जी, बुरा मत माना, लेकिन दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान होता है, लेकिन चीज़ों का खुद सामना करना बहुत मुश्किल। कुसुम को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने ड्राइवर से सामान बाहर लाने को कहती है। ड्राइवर नवीन और बाकी सभी घर वालों से कहता है, नवीन जी, वैसे तो मैं इस लायक नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, आपने हमारी मालकिन का बहुत दिल दुखा दिया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सदमे। हाँ, आपके 2 कंगन 4 होकर ही आपको वापस मिले थे। मुझसे ज्यादा तो माँ आपको गहने दे कर गई। क्योंकि सच्चे मन से घर को लेकर चले थे ना। लेकिन आजकल की तो बहुओं को क्या ही बोलना। तभी पीछे से बहू आ जाती है। क्या कहने से क्या मतलब? अरे माँ जी, आप लोगों को अक्ल नहीं होती थी कि कैसे गहनों को संभाला जाता है, इसलिए सास ले लेती थी। लेकिन हम लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लॉकर्स भी हैं। ऐसे कैसे किसी को दे दे अपने बाप की गाड़ी कमाई वाले गहने? क्यों बुआ जी? अब मैं क्या बोलूँ, तुम सास बहू के बीच की बात है। मैं तो 2 दिन बाद अपने घर को चली जाऊंगी,
फिर तो गृहस्थी तुम दोनों को ही देखनी है। बहू किचन में जाती है, न जाने क्या खटपट करती है और वापस आ जाती है। क्या बन रहा है बहू? क्या बनना है माँ जी? बस कुछ फ्रूट्स काट रही थी। वो क्या है ना, दिन का खाना मैंने बंद कर दिया है। शादी में बहुत खाना हो गया था, तो अब कुछ दिन सिर्फ फ्रूट्स पर ही रहूंगी। बहू चली जाती है। सास किचन में जाती है तो किचन में कुछ भी बना नहीं था। सिर्फ फ्रूट्स काट कर चली गई और सारी गंदगी ऐसे ही रख कर गई। मैं बात करती हूँ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अरे रहने दो ना भाभी, नई नई शादी है, क्या ही बोलना। अभी अभी तो गहनों को लेकर किचकिच हुई थी। सास भी समझ जाती है कि रहने ही दो, बहू को क्या ही कहना। 2 रोटी बनानी है और खाकर सो जाना है। क्या ही किसी को इसके लिए क्लेश किया जाए। शाम को सास बेटे को फ़ोन करती है। बेटा राकेश, वक्त से आ जाना। वो क्या है ना, कुल देवी के मंदिर जाना है दर्शन करने। हम लोगों के घर शादी के बाद लड़का लड़की को पूजा करना ज़रूरी होता है। ठीक है माँ, वैसे तो ऑफिस में काम बहुत है, लेकिन तू कहती है तो मैं आ जाता हूँ। बेटा घर आता है। सुबह से कमरे में बंद बहू उछल कर बाहर आ जाती है। आप आ गए? क्या खाएंगी? चाय बना दूँ? शाम हो गई है, सर दर्द हो रहा होगा ना आपका? हाँ, चाय तो चाहिए। इनफैक्ट सभी को चाय पीनी होगी। सभी को? मम्मी जी चाय लेंगी? बुआ जी आप? हाँ, मैं तो बिना चीनी की लेती हूँ बेटा। हाँ, थोड़ी सी दे देना। बहू किचन से चाय बनाकर लाती है, वो भी 1 कप। पति को चाय देती है। पास बैठी होती है सास और बुआ, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रही थी। वो चाय आप यहाँ पियोगे या कमरे में? वो क्या ना, मैं थोड़ा काम कर रही थी, तो आप कमरे में चलो, वहीं चाय पी लेना, मेरा काम भी होता रहेगा। क्यों? राकेश चाय उठाता है, बीवी के पीछे निकल लेता है। सास को तो बुआ सास ने चुप रहने की बात की थी, लेकिन इस बार तो वो शांत नहीं रह पाती। बहू, हम लोगों के लिए चाय। आप लोगों ने तो मना कर दिया था ना? अरे मैंने कहा था बिना चीनी के, और इसने कहा था थोड़ी सी दे देना। सुना नहीं था क्या बहू? ये सुनकर बहू का चेहरा तमतमा जाता है। कोई बात नहीं, रहने दे, हम खुद ही बना लेंगे। तो जा कमरे में। क्या रहने दे? अब बात शुरू की है तो सुन भी लीजिए। चाय बिना चीनी की चाहिए, तो क्या मैं 2-2 चाय बनाऊंगी? पहले बिना चीनी की, फिर चीनी की। अरे थोड़ी सी चाय क्या होता है? बची नहीं, थोड़ी तो नहीं दी। अब थोड़ी चाय कौन बनाता है अलग से? बहू चली जाती है कमरे में, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कमरे में पति से कहती है, देखा, तुम्हारी माँ और दोनों मिलकर मुझे कैसे सुबह से ही परेशान करके रखे है। अरे कैसी बात कर रही हो? दोनों बहुत ही सीधी है, और दोनों की कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई, जबकि ननद भाभी है दोनों। हाँ, क्यों होगी जब दोनों का एक जैसा शैतानी दिमाग है तो? अरे दोनों मेरे गहने छीन रही थी, मैंने तो धक्का दिया और गहनों को लॉकर में रख दिया। क्या बात कर रही हो? उन लोगों को तो गहने का बिल्कुल क्रेज ही नहीं है। तो क्या मैं झूठी हूँ? नहीं नहीं, मैं झूठी हूँ, है ना? खैर, पति तो नया नया पति बना था। उसे तो अभी लंबी लड़ाई लड़नी है माँ और बीवी के बीच की। वो तो हमारी कहानी में कहीं है ही नहीं। हमारी कहानी तो है, मैंने क्या बुरा किया था बोलो? इन लोगों को कहा कि शरीर तुम लोगों का भारी हो रहा है, थोड़ा फ्रूट्स खाया करो, लेकिन उल्टा मुझे पर चढ़ गई दोनों। अब तुमको झूठ लग रहा होगा, तुम्हारे सामने की बात है। मैंने चाय के लिए पूछा था कि नहीं? पूछा था कि नहीं? लेकिन उसमें भी मैं ही गलत, देखा? हाँ, चाय के लिए तो पूछा था तुमने, मैंने सुना था। अब बीवी झूठ मूठ कर रोना रोती है। अरे मेरे लिए तो न जाने कहाँ कहाँ से रिश्ते आ रहे थे, वो तो मुझे तब भागे तो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम भी बहुत प्यारी लगी थी, मैं क्या ही बोलूं। पर मेरी माँ ना ऐसी नहीं है, हो सकता है बुआ उन्हें सिखा रही हो। देखो, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो अच्छा सोच कर ही आई थी, लेकिन यहाँ तो अच्छा जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। तभी सास की आवाज आती है, बहू, राकेश, अगर बात हो गई हो तो चले, देर हो रही है। दोनों बाहर निकलते हैं। कार में जैसे ही बैठने की बात आती है, माँ तू पीछे वाली सीट में बैठ जा,
वो क्या है ना, रमा को पीछे बैठने पर उल्टी आती है। अरे बेटा घबराहट तो मुझे भी होती है, चल कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पीछे बैठ जाते हैं भाभी। वो क्या है ना, दोनों को आगे ही बैठने दो, बातचीत करनी होती है, कहाँ बेचारा बार बार पीछे देखेगा। सास ननद के साथ पीछे बैठ जाती है और बहू तन कर आगे ऐसे बैठती है जैसे न जाने कौन सी गद्दी मिल गई हो। सास पीछे बड़बड़ाती रही। बहू समझ रही थी कि सास को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसी बात से वो खुश थी। बुआ सास भी मन में सोच रही थी कि जल्दी से पूजा पाठ की रस्म खत्म हो जाए और वो अपने घर चली जाए। खैर, इन्हीं सब सोच के बीच कुल देवी की पूजा होती है और सभी घर आ जाते हैं। बहू खाने में खिचड़ी ही बना लेना, वो क्या है ना, थकान लग रही है, क्या अब रोटी बनाने बैठेगी। ओहो माँ जी माफ़ करे, मुझसे तो खाना वाना होने से रहा, जिसे जो खाना है खा ले और बचा कुछ मुझे भी खिला देना। वो क्या है ना, हिम्मत ही नहीं है किचन की शक्ल देखने की भी। बहू तो अलसा कर कमरे में चली जाती है। सास बेटे को घूरती है, लेकिन वो भी क्या करता। माँ रहने देना, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, वैसे भी ना कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए, क्यों बुआ? बुआ तो समझ रही थी कि क्यों बाहर का खाना खाना चाहिए। बाहर से खाना आ जाता है, सारा घर खा पी कर कमरे में, और फिर सुबह बहू चाय नहीं बनाई? बुआ सास हाथ में चाय लेकर आती है। भाभी मैं ना निकलूंगी आज, वो क्या है ना, घर भी देखना है, कब से छोड़ कर आई हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? मेरा मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, पहले तो अकेली थी, अब तो बहू भी आ गई। यही तो रोना है, अकेले रहने में अकेलापन नहीं लगता, लेकिन जब कोई साथ रहता है और बात नहीं करता तो अकेलापन खलता है। भैया के चले जाने के बाद आपने इस घर को मंदिर की तरह रखा भाभी, लेकिन बहू के तेवर ऐसे लगते हैं जैसे उसे पसंद ही नहीं कि उसके सिवा घर में कोई और भी रहे। देखो ममता, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ। किसी का फोन आया ऑफिस से तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से गांव गया हूँ। ठीक है, मैं चला सोने, बाकी मैं संभाल लूंगा। ममता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर, ना कभी झूठ बोला, ना फरेब, ना किसी से चालाकी की, ना किसी की पंचायत। सुन लेती है पति की बात और फिर कुछ देर बाद फोन आता है। हेलो, कौन? मैं सुनील का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी वो तो सो रहे हैं, कह रहे हैं कि आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है। तो उसे बोल दीजिएगा कि अब घर में गर्मी के ही मजे ले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ये बोलकर बॉस फोन रख देता है। ममता सारी बात सुनील को बता देती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, समझ नहीं आता, तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खता क्या थी। अरे जो है वही तो बोला। फिर एक रोज, बहू, अरे आ बहू, कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर के खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे। क्यों, माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है क्या उसे? बाय लागू माँ जी, वो ये बोल रहे थे कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मवेशी का दूध, फिर भी न जाने क्यों मेरे सर पर भार देकर बैठी है। तभी सुनील ममता के मुंह पर हाथ रख देता है। क्यों रे कलमुँह है, हटा बहू के मुंह से हाथ। अरे क्या क्या बोलता है तू? वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए पता चल रहा है। देख मेरी सास कितनी शरीफ है। हाँ, तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। बेटा ममता को देखता है और गुस्से से बोलता है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? और भी कुछ कहना है क्या? माँ आई है ना, जाकर छाछ ले आ ठंडी वाली। ममता अंदर चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो मैंने अगले दिन जाकर पैर पकड़ लिए मालिक के, नहीं तो। सब जानता है बहू की आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो तू शांत क्यों नहीं रहता? क्यों उसे झूठ बोलने को बोलता है? फिर एक रोज, बहू, जा अपनी पड़ोसन के पास
और उससे बोल कि वो लाल वाली साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वो चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस शादी में जाना है ना, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली साड़ी है। सास सर पर हाथ रखकर, अरे बुद्धू, मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तुम लोगों में तो साड़ी का लेन देन चलता है ना, तेरी भी तो उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे को आ जाते हैं। मैं ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। बहू पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो निर्मला, तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों? तू तो बोल रही थी कि तेरे पास काली वाली साड़ी है, तू वही पहनेगी, फिर लाल का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन मेरी सास ने देखी थी तेरी लाल साड़ी, वो नए साल की पार्टी में तूने पहनी थी ना, तो इसलिए वो मांग रही है। ये सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख ममता, तेरे लिए तो मैं एक बार को साड़ी दे भी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है कितनी गंदी आदत है तेरी सास की। खाया पिया सब कपड़े पर ही पोंछ देती है। मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी वाली है, पता चले उस पर हल्दी तेल का निशान लगा हो। ममता घर आ जाती है खाली हाथ। ममता को देखकर, नहीं दी ना उसका लूटी ने साड़ी, अब आए तुझसे लेने तेरा सामान, अच्छे से बताती हूँ। माँ जी, वो क्या है ना, मुझे तो वो दे रही थी, लेकिन आपके नाम पर नहीं दी। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने को? बोल देती तुझे पहनना है, लेकिन ना, तू तो ठहरी सच की देवी। न जाने सास क्या सोचती है और हंसने लगती है। अरे माँ, क्या हो गया? क्या सोचकर हंस रही है? याद है जब बहू को देखने गए थे? हाँ बस सही बात है। याद आ गया कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी कि ममता ने बनाया है। और बहू ने आकर सब बता दिया कि ये सारा खाना तो बाजार से आया है, वो भी कल्लू हलवाई की दुकान से। ममता दोनों की बात सुन रही थी। हाँ माँ जी, वो कल्लू हलवाई का ही था। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने बनाया है। खैर, मैं तैयार होती हूँ, शादी में जाना है ना। पूरा परिवार शादी में जाता है, जहाँ खाना वाना खाकर सभी बैठे होते हैं कि एक औरत ममता की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी बात हुई थी तो आप तो बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली हैं, तो मैंने ये काली पहन ली। पता होता कि आप लाल नहीं पहन रही हैं तो मैं ही अपनी लाल पहनाती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा था। अरे इतनी साड़ियां हैं कि क्या बताऊं, मैंने सोचा तो था पर ये सामने दिख गई तो यही पहन लिया। अच्छा, मेरी तो तैयारी काफी दिन से चल रही थी, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि ठीक से तैयार नहीं हुई मैं। तभी आ जाती है हमारी सच्ची बहू ममता बहू। आंटी जी, वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी माँ जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती है माँ जी की आदत, सारा खाया पिया कपड़ों पर ही पोंछ देती है, तो उसने साड़ी देने से ना ऐन वक्त पर मना कर दिया, तो अब इन्होंने ना मेरी साड़ी पहनी है। औरत ममता की सास को घूरती है। अरे मांग कर ही साड़ी पहननी थी क्या? हम जैसे तो खुद की ही साड़ी पहनते हैं, चलो चलते हैं। सास का गुस्सा अब ममता पर फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी ये बात सबसे कहने की? अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं तुझे? हाँ, मैंने क्या बोल दिया माँ जी? मुझे क्यों डांट रही है? मेरी गलती क्या है? ममता को रोता देख सुनील आ जाता है। अरे माँ, क्या हो गया? पता है ना शादी का माहौल है। सास सारी बात बेटे को बता देती है। देख रहा है तेरी बहू का हाल। अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना है। अरे लेकर जा इसे यहाँ से। सभी घर आ जाते हैं। सास का मुंह तो फूला ही रहता है कि एक दिन, चलो बेटा, बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह ली, अब चलो। वैसे भी ऐसी बहू के साथ समय कैसे कटे, जो ना झूठ बोलती है ना लोगों की चुगली करती है। अरे गांव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम 4 घर की खबर तो मिलती रहती है, वो भी मसाला डालकर। कैसी बात कर रही है माँ? अभी तो आई है, रह जाना, कितना अच्छा लगता है तेरे रहने से घर। तभी ममता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि न जाने कब तक रुकेगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही।
जाए तो कम से कम घर में थोड़ा सा फ्री सा तो फील करूं। यही बोल रहे थे कल माँ जी आपके लिए। सास बेटे को देखती है लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। चली जाती है चुपचाप गांव। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है सुनील का बॉस। सुनील है क्या घर में? वो क्या ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा ऑफिस का काम डिस्कस कर लूं। ममता कुछ कहती कि तभी वहां सुनील आ जाता है। अरे बॉस, आप आइए आइए। क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर है। वैसे भाभी जी, आपकी खूब बातें सुनी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा सर कुछ न कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ। खैर, बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बात होती है। ममता के साथ सब चाय पीते हैं और जैसे ही बॉस जाने को मुड़ता है कि क्या जी, कितने नेक इंसान है। फालतू ही आप खड़ूस और निकम्मा बोलते हैं इन बॉस को। अब क्या, बॉस के कान तक खुद के लिए अनमोल वचन पड़ जाते हैं। और फिर ओह, तो ये बात है। और क्या कहता है ये? अरे बॉस, आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इससे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखा है। अरे ये क्या जाने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। भाभी जी, आप बताइए। नहीं नहीं बॉस, लग रहा है कि कुछ गलत बोल गई मैं। वैसे ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट है ही नहीं। आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। और अब बस कर ले अम्मा, अब क्या करवा कर मानेगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची थी मेरी। सही कहा, बच्ची थी लेकिन अब निकल गई। तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी नौकरी। अब देख तू। अच्छा, तो आप भी यही मानते हैं? वैसे ये बात तो है, सुनील काफी टैलेंटेड है। बॉस चला जाता है। सुनील सर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन ममता आज का समय ऐसा नहीं है। तुझे थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी? जी, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। यकीन मानिए, मैं जानबूझकर नहीं करती। सुनील सोच लेता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी बीवी के इस भोलेपन का इलाज करके रहेगा, लेकिन सवाल ये कि कैसे का जवाब अब मिल जाता है। और फिर एक रोज ममता की माँ आती है। ममता, तुझे तो पता है तेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है। कुछ पैसों की जरूरत थी, तेरे पास हो तो मदद कर दे बेटा। ममता माँ को घर खर्चे से बचाए पैसे दे देती है। पैसे देने के बाद सुनील आ जाता है। अरे सासू माँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, वो ममता की याद आ रही थी ना तो आ गई। वो क्या है ना, पता है पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, तो माँ कुछ पैसे लेने आई थी। क्यों? यहाँ क्या पैसे का पेड़ उगा है? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल का खाती है? कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। वापस कर दो माँ जी पैसे और निकलो यहाँ से। आगे से यहाँ पैसे लेने नहीं आना। सुनील ये बोलकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद, बेटा ममता, तूने मेरी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? अरे छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ की इज्जत बच जाती, लेकिन चलती हूँ मैं। सास बाहर जाकर बाहर खड़े सुनील से कहती है, तेरे कहने पर बेटा हमने ये नाटक तो खेल लिया, लेकिन उसका क्या असर होता है ये नहीं पता। थोड़ी देर बाद सुनील घर आता है। देखिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि सच कितना सच होता है और उसकी कीमत आज के समय में बहुत बड़ी है। माफ करना, मैं आज से सच कभी नहीं बोलूंगी। क्या? कभी नहीं? फिर क्या, दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगते हैं, क्योंकि बीवी को थोड़े से झूठ की आदत हो जाती है। सोन पापड़ी। दिवाली आने वाली हो और घर पर शोर शराबा और हल्ला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम मिडिल क्लास वालों के घर तो कोई भी त्योहार बिना छोटे मोटे कलेश की पूरा ही नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ा हाथ उस इंसान का होता है जो घर में सबसे ज्यादा हड़बड़ाता है। और इस घर की वो गड़बड़ाती गाड़ी थी मनीषा शर्मा। मनीषा यहाँ से वहां भाग भाग कर खुद भी परेशान हो रही थी और बाकियों को भी परेशान कर रही थी।
अरे प्रिया, ये करण कहाँ चला गया? कितनी बार बोला है मैंने इस लड़के को कि बाहर जाएगा तो बोल कर जाना। अरे भाई, मुझे मिठाई का डब्बा मंगवाना था। हाय, छोटी बात पर आप हड़बड़ाने क्यों लग जाती है मम्मी जी? पापा गए तो है ना मिठाई का डब्बा लाने। तेरे पापा जी एक लड्डू ला कर रख देंगे। 5 रुपए से महंगी मिठाई के लिए तो उनकी जेब से 1 टका नहीं निकलता। वो लेकर आएंगे क्या मिठाई? तू रहने दे, लगा करण को फोन। नहीं छोड़, तुझे क्या बोल रही हूं मैं। तू फोन लेकर रील देखने बैठ जाएगी, मैं ही जाती हूँ फोन लगाने। ये कहकर जैसे ही मनीषा हॉल में जाती है, उसका पोता उसके पैरों के पास पटाखे फोड़ देता है। जान ले लो तुम सब मेरी, परेशान करके रख दिया है। एक तो दिवाली में वक्त नहीं बचा, कुछ तैयारी नहीं हुई, और ये बच्चे मेरे पैरों के नीचे पटाखे फोड़ रहे। अरे दादी को हार्ट अटैक आ जाए ये चाहता है क्या तू? मैं मर गई ना तो फिर कोई तुझे खाना तक नहीं पूछेगा। पटाखे फोड़ने ना तो अपनी माँ के कमरे में जाकर फोड़ जा। यहाँ मनीषा के घर में अलग ड्रामा चल रहा था, वहां मुरारी अलग ही परेशान था। बाप रे बाप, इतनी भीड़ मचा रखी है बाजार में कि इंसान का दिमाग ही बौखला जाए। आलू लेते लेते भिंडी लेकर निकल जाएगा आदमी। ये सब दिखावा है, दिखावा। सड़कों पर लाइट लगवा कर लोगों के जेब से पैसे निकलवाना चाहते हैं ये दुकानदार। अरे पर मैं मुरारी हूँ, मुरारी। मेरी जेब से 1 रुपया भी बेफिजूल बाहर नहीं जाता। तभी बाजार में घूमते हुए मुरारी को महेश मिलता है। क्या लेकर आ रहा है मुरारी तू? झोले में क्या है? गोल्ड लिया क्या? अरे कुछ नहीं है, इसमें खाली थैला है। अभी तो मार्केट देखने निकला हूँ, पहले नापूंगा बापूंगा फिर कुछ जा कर लूंगा। इतनी मेहनत से पैसे आते हैं, ऐसे थोड़ी ना उड़ा दूंगा। अरे तुझे पैसे की क्या टेंशन, पूरी कमाई की है तूने साल भर, इतने पैसे बचाता है। अब तो मोटी रकम इकट्ठा हो गई होगी तेरे पास। इस दिवाली एक गाड़ी निकाल ले, कब तक पैदल घूमेगा? नहीं नहीं भाई, ये बेकार के खर्चे मैं नहीं करता। ये तो मेरी मिसेस ने मिठाई लाने को बोल दिया तो मार्केट के चक्कर लगा रहा था। अच्छा अच्छा, चल मैं भी मिठाई लेने ही जा रहा हूँ। महेश और मुरारी मिठाई की दुकान पर पहुंचते हैं। ये रसमलाई कितने किलो की बताई भाई? रसमलाई किलो से लेंगे आप? एक पीस 50 रुपए की है। बोलिए कितने चढ़ा दूं? एक पीस 1 किलो की दे रहा है क्या तू, जो 50 रुपए मांग रहा है? 100-200 में किलो दे तो कोई बात हो, 50 रुपए की एक पीस, मजाक है क्या? अरे चल महेश, ये दुकानदार लूट रहा है, कहीं और चलते हैं। वैसे भी ना मुझे रसमलाई पसंद नहीं है, मैं तो बर्फी ही खाता हूँ। मुरारी दूसरी दुकान पहुंचता है, जहां महेश बर्फी का रेट पता करता है। बर्फी तो 1200 रुपये किलो की मिलेगी और एक पीस के वही 25-30 रुपये मान लीजिए। बोलिए कितने तोल दूँ? फेस्टिवल का सीज़न है, ये लास्ट स्टॉक है, आधे घंटे के बाद ये भी नहीं मिलेगा। चलिए तोल दीजिए आधा किलो। तू भी यही पैक करवा ले मुरारी, हर जगह यही रेट चल रहा है। अभी पूजा का वक्त है ना, फिर भी 1200 में दे रहा है। पिछली रात में आया था तो 1500 रुपये किलो मिल रही थी बर्फी। आग लगा रखी है मिठाई के दामों में। तू ले ले भाई, मुझे नहीं लेना। तेरे में से 1-2 पीस बर्फी मैं रख लूँगा, भगवान को प्रसाद ही तो चढ़ाना है, अपने तो कुछ भी खा लेंगे। तू ना कभी नहीं सुधरेगा, खाली हाथ जाएगा तो भाभी अच्छे से कलेश मचा देगी, याद रखना। खाली हाथ घूमते फिरते मुरारी अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में एक मिठाई की दुकान के पास उसे बड़ी भीड़ मिलती है। मिठाई का डिब्बा मात्र 150 रुपये। ये कौन सी मिठाई बेच रहा है भाई? इतनी सस्ती मिठाई तो कहीं नहीं मिल रही, यही ले लेता हूँ। भीड़ को चीरता हुआ मुरारी सोन पापड़ी की दुकान पर पहुंचता है। सस्ता बोलकर खराब चीज तो नहीं दे रहा है ना तू भाई? गल्ले पर बैठा हूँ साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। सामने हलवाई बैठा है, सामने ही काम हो रहा है, कोई फ्रॉड नहीं है। जो है आपकी आंखों के सामने है, 1 नंबर सामान है। और अपनी दुकान कोई त्योहार स्पेशल तो है नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ कुछ भी बेच कर निकल जाओ फिर ढूंढते रहो। अरे भाई हमें तो यहीं रहना है, आपसे बैर करके जाएंगे कहाँ? अच्छा अच्छा, तो ठीक है फिर 5 डिब्बे दे दे। और 5 डिब्बे सोन पापड़ी लेकर मुरारी अपने घर पहुंचता है, जिसे देखकर मनीषा की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। तो बेकार ही अपने पापा जी को कामचोर समझती है बहू। देख, खोटा सिक्का वक्त में काम आता है। कोई गया क्या मिठाई लाने? आखिर में यही लेकर आए ना मिठाई, वरना क्या देते मेहमानों को? आजकल कैश कोई नहीं देता। मैं तो शुरू से ही आपकी ज़रूरत का ख्याल रखता आया हूँ मनीषा जी, बस आपको दिखा आज। खैर 5 डब्बे ले आया हूँ, 2 बहू के मायके में चले जाएंगे, 2 आपके और 1 मेहमान के लिए टेबल पर रख देंगे।
नहीं नहीं, मेरे मायके सोन पापड़ी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं पापा जी। मेरे पेरेंट्स क्या समझेंगे कि आप लोग कन्नी काट रहे हैं। मेरे घर से तो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे आएंगे, साथ में काजू कतली और पता नहीं क्या क्या। अभी अभी मेरे भाई की शादी हुई है ना, भाभी पर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा मेरे ससुराल का। ना बाबा ना, मैं तो इन डब्बों को अपने मायके वालों को नहीं देने वाली। इसमें बुराई क्या है बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, मैं अंकिता को फ़ोन कर देती हूँ। अब बेटी भी तो दिवाली पर अपने घर आएगी कि नहीं, उसे भी तो कुछ देना होगा। जब भी आती है बेचारी कुछ लेकर आती है, ये डब्बे उसे देने में काम आएंगे। वही ना मम्मी, अंकिता तो अपने ससुराल से मिठाई के डब्बे लेकर आएगी, वही मिठाई मैं अपने बॉस को चिपका दूंगा। ये सही है, ज्यादा खर्च भी नहीं होगा, इधर का डब्बा उधर, अपनी दिवाली तो सॉर्टेड है। और धनतेरस के दिन अंकिता अपने मायके पहुंचती है, हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। इतने सारे गिफ्ट्स दीदी, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? मुझे तो जरूरत थी दी। दिवाली है भाभी, इतना करना तो बनता ही है। और ले देकर एक भाई भाभी और एक भतीजा और एक बहन है, उन पर भी खर्च ना करूं क्या? ये अच्छा है, दीदी जो गिफ्ट लेकर आई है उनमें से ही एक दो अपने मायके भिजवा दूंगी। ये लीजिए भाभी, सारे गिफ्ट्स आप अपने पास रख लीजिए, पर हाँ इन्हें अभी मत खोलिएगा, कल सुबह ही खोलेंगे, सभी के सामने बैठकर मजा आएगा। मैं ना सभी के एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ, बहुत ढूंढ कर लाई हूँ गिफ्ट्स में। अगले दिन दिवाली थी तो एक एक कर मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। घर की एक बेटी के बाद आती है घर की दूसरी बेटी, यानी कि मुरारी की बहन अप्सरा की बारी। अप्सरा घर के दरवाजे से ही अपनी भाभी को आवाज लगाती है। ये लीजिए आ गई दीदी, अब सर पर घूंघट रखना पड़ेगा मुझे, वरना देखते ही 10 बातें सुनाएंगी। इन्हीं के नखरों के कारण ना मेरे सारे बाल चले गए थे। तुम्हें तो बस मेरे घर वाले ही बुरे लगते हैं। अभी देखना कितना कुछ लेकर आई होगी अप्सरा। मुरारी और मनीषा हॉल में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हाथ में एक सोन पापड़ी का डब्बा लिए अप्सरा सोफे पर बैठी हुई है। इतनी महंगाई हो गई है कि क्या बताऊं मुरारी, मुझे तो 130 रुपए में ये डब्बा मिला तो मैं उठा कर ले आई। और पापा बुआ के नाम की माला जपते रहते हैं। ये लो मम्मी, आ गया एक और सोन पापड़ी का डब्बा। इतनी दूर से आई हूँ, पानी वानी कोई पूछेगा कि नहीं? और प्रिया, सामने तुम्हारी बुआ सास खड़ी है, ये नहीं कि पैर छूकर आशीर्वाद ले लूं। अच्छा हुआ मैंने पहले ही अंकिता की गिफ्ट्स में से बॉस के लिए गिफ्ट रखने को बोल दिया था। बुआ के भरोसे रहता तो सोन पापड़ी ही मिलती। और फाइनली आ जाता है दिवाली का दिन। प्रिया के भाई भाभी हाथ में सोन पापड़ी का डिब्बा लिए घर के अंदर आते हैं और मुरारी के पैर छूकर उसे सोन पापड़ी का डिब्बा पकड़ाते हैं। रात में तो खुद पूजा में बिजी रहूंगा मैं, तो सोचा सबसे पहले अपनी बहन के घर मिठाइयाँ पहुंचा कर आ जाऊं और दिवाली की विशेष भी दे दूं। ये ले बहू, तेरे घर से ड्राई फ्रूट्स का डब्बा आया है। मेरा मतलब है तेरे घर से मिठाइयाँ आई हैं। तभी दरवाजे से विमला आवाज लगाती हुई अंदर आती है और सेंटर टेबल पर मेहमानों के लिए रखे सोन पापड़ी को देखकर कहती है, यहाँ तो पहले ही मेहमानों के लिए सोन पापड़ी रखी हुई है और मैं भी सोन पापड़ी लेकर आ गई। लगता है आज सोन पापड़ी की किट्टी पार्टी हो जाएगी, क्यों मनीषा? और एक एक करके जो भी मेहमान आते जाते हैं सभी सोन पापड़ी का डब्बा ही लेकर आते हैं, जिसे देखकर करण को अलग ही टेंशन हो जाती है। कहीं अपने मायके वालों को रिटर्न गिफ्ट्स में प्रिया अंकिता के लाए हुए गिफ्ट्स ना दे दे। नहीं नहीं, मैं पहले ही जाकर बॉस के लिए गिफ्ट साइड कर देता हूँ। करण चिपके से अंकिता के लाए गिफ्ट में से 3 गिफ्ट छिपाकर अपने अलमीरा में रख लेता है। तभी स्नेहा अपनी बहन से कहती है, आ गई दिवाली, अब तो मेहमान भी आने शुरू हो गए। अब तो बता दो दीदी, क्या है तुम्हारे गिफ्ट में? मुझे गिफ्ट खोलकर देखना है। ठीक है बाबा, खोल ले। और एक एक करके स्नेहा अपनी बहन के लाए हुए गिफ्ट्स खोलना शुरू करती है। और उनके अंदर क्या होता है? सोचो सोचो, उनके अंदर होते हैं सोन पापड़ी के डब्बे, कोई छोटा तो कोई बड़ा, कोई गुलाबी रंग की तो कोई रेनबो कलर की। चारों तरफ सोन पापड़ी ही सोन पापड़ी हो जाती है। बेकार में ही 5 डिब्बे सोन पापड़ी लेकर आ गया। मुझे पता होता कि सब सोन पापड़ी लाने वाले हैं तो मैं नहीं लाता मिठाई। गए पैसे पानी में। सोन पापड़ी दी? सोन पापड़ी को गिफ्ट रैप करने की क्या जरूरत थी दीदी? और आप सोन पापड़ी लेकर आई हैं। लीजिए करण, उठा लीजिए, गिफ्ट दे दीजिएगा अपने पास को। आप तो ऐसे कह रही हैं भाभी जैसे मैं कोई खराब गिफ्ट लेकर आ गई। अरे भाई, ये नॉर्मल सोन पापड़ी थोड़ी ना है, इसकी कलर की वैरायटी तो देखिए। बाजार में तो पीले रंग की सोन पापड़ी मिलती है, ये गुलाबी रंग की है। ले जाइए भैया, आप अपने बॉस को खिलाइएगा, बड़े खुश होंगे वो। इस सोन पापड़ी को खाकर मेरा बॉस मेरा डिमोशन कर देगा।
अब सबकी असलियत प्रिया की आंखों के सामने आ चुकी थी। वो मंगवाती है बाजार से गिफ्टिंग पेपर्स और सोन पापड़ी के डब्बों को पैक करना शुरू करती है। ये लीजिए दीदी, आए हुए सारे मेहमानों को एक एक करके ये गिफ्ट दे दीजिए। अपने घर जाकर खोलेंगे और देखेंगे उन्हें क्या मिला है। खुद क्या लेकर आए थे जो कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे? उनके साथ यही होना चाहिए। बड़ा सही दिमाग लगाया है भाभी आपने। अंकिता दी कितने अच्छे घर में शादी करके गई हैं। मुझे तो लगा था कोई हैवी सा ड्रेस लेकर आई होंगी मेरे लिए। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, सोचा था उसकी शादी में वही ड्रेस पहन लूंगी, पर दीदी क्या लेकर आई? सोन पापड़ी का डिब्बा। तो बुआ जी क्या लेकर आई? बड़ा पलके बिछाए बैठे थे पापा जी, सबके सब बेशर्म हो गए। इसकी सोन पापड़ी उसके घर, उसकी सोन पापड़ी इसके घर। सभी को वापस से सोन पापड़ी थमा थमा कर प्रिया अलविदा कह देती है। और मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट में सोन पापड़ी देने के बाद भी प्रिया की रसोई में बहुत सारे सोन पापड़ी के डब्बे बच गए थे रात को खाने के टेबल पर। बहू मीठे में कुछ है क्या? सोन पापड़ी है पापा जी, लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं भाई, हाथ जोड़ता हूँ मैं। सुबह से जहाँ भी जा रहा हूँ सब सोन पापड़ी खिला रहे, और यहाँ भी 2 वक्त से सोन पापड़ी तो खा रहा हूँ। अब नहीं चाहिए सोन पापड़ी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। अब जब भी घर में कोई भी मीठा मांगता, प्रिया उन्हें सोन पापड़ी का ही ऑप्शन देती। दिवाली को बीते पूरा 1 महीना हो जाता है, पर सोन पापड़ियों का डब्बा अभी तक वैसा का वैसा ही भरा था। एक रोज जब सभी खाने पर बैठे थे, तभी स्नेहा की शादी की बात उठती है। मेरे ऑफिस में एक लड़का है मम्मी, रोहित नाम है उसका। अच्छा खासा कमाता है। 5 साल नौकरी करने के बाद आज मेरी सैलरी 80,000 हुई है। वो तो नया आया है, उसको अभी से 80,000 मिल रहा है। पिछले 4-5 साल में तो लाखों में खेलेगा लड़का। मुझसे कह रहा था कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। स्नेहा के बारे में बात करूं क्या उससे? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बात चला दे। ऐसे भी उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। और करण बिना देरी किए रोहित को अपनी बहन का बायोडेटा दे देता है। रोहित को स्नेहा अच्छी लगती है। दोनों परिवार मिलने के लिए संडे का दिन फाइनल करते हैं। अरे भाई मैं तो अभी भी कहता हूँ मत करो ये मिलना जुलना, बेकार में खर्च होगा। क्या गारंटी है कि पहली बार में ही रिश्ता फाइनल हो जाएगा? अब तो हद करते हैं पापा, हर चीज में पहले ही नेगेटिव बोल देंगे क्या? क्या कमी है लड़के में? 80,000 रुपए कमाता है, जवान है, सुंदर है, हो सकता है यही रिश्ता फाइनल हो जाए। तस्वीर में सब कुछ अच्छा ही लगता है बहू। सभी लड़के वालों के आने की तैयारी में लगे हुए थे कि मनीषा सिसक सिसक कर रोने लगती है। मेरी बेटी पराई हो जाएगी जी, देखिए ना, मेरा जी घबरा रहा है। कैसे मन लगेगा मेरा इसके बिना? रिश्ता आता नहीं कि तुम पहले ही रोने लग जाती हो मम्मी, इसीलिए रिश्ता होता नहीं। एक तो पापा पहले ही अपशुकन कहते रहते हैं, दूसरा तुम्हारा रोना। वो लोग आ गए हैं, नुक्कड़ पर ही है, भैया ने मैसेज किया है, सबको अपनी अपनी पोजीशन ले लो भाई। और तुम उन लोगों के सामने एक्स्ट्रा मत बोल देना। और पापा आप प्लीज उनके सामने से प्लेट उठाकर मत ले जाइएगा। 2 मिनट बाद ही लड़के वाले करण के साथ अंदर आते हैं। आपके घर तक पहुंचने के लिए कोई बड़ी सड़क ही नहीं है भाई साहब। गाड़ी हमें कुछ दूरी पर ही रोकनी पड़ी, पैदल चलकर आया हम। कितनी गर्मी है बाहर, क्या बताएं। रईसी देख रहे हैं लड़की की पापा जी मम्मी जी, आप करोड़पति लोग हैं, करोड़पति। राज करेगी हमारी स्नेहा। लड़की वाले आकर सोफे पर बैठते हैं। रोहित के हाथ में एप्पल का फोन था, उसकी माँ ने डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था और सुरेश के गले में सोने की ये मोटी लड़ थी। रोहित के घर वालों का ठाट बाट देखकर सभी की आंखें फटी जा रही थी। असली सोना पहना है क्या इन्होंने? और ये हीरा नकली भी तो आता है बहू आजकल बाजार में। करण है ना यहाँ मम्मी जी, वो सब पता कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तभी एक पैकेट से सोन पापड़ी का डब्बा निकाल कर सुरेश टेबल पर रखता है। ये टेबल पर ये सोन पापड़ी का डिब्बा किसने रखा? कहाँ से आई ये सोन पापड़ी? हम लेकर आए भाई साहब। अब लड़की देखने जा रहे हैं तो कुछ तो लेकर आएंगे ना। चलिए उठिए उठिए, सोन पापड़ी के बदले हम अपनी बेटी दे देंगे आपको। और ये बात मैं लिख कर देता हूँ, ये सोन पापड़ी भी आपने खरीदी नहीं होगी, दिवाली में किसी ने आपको चिपकाई है और आप यहाँ लेकर आ गए। जरा भी शर्म नहीं आई आपको? अरे भाई दिखावे के लिए ही सही ड्राई फ्रूट्स या काजू कतली ले आते हैं। गहने तो आप लोगों ने ऐसे पहने थे मानो कि डब्बे से न जाने क्या निकलेगा। यही जमाना है करण, यही जमाना है। ज्यादा कमाने से कुछ नहीं होता, खर्च करने का मन होना चाहिए। ऐसे घर में भेजेंगे क्या हम अपनी लड़की को, जहां जिंदगी भर पैसे पैसे के लिए तरसती रहेगी? आपको समझ में भी आ रहा है किससे बात करें आप? मैं यहाँ से लौटा ना, फिर कोई आपके घर रिश्ता लेकर नहीं आएगा, कोई परिवार आपकी दहलीज नहीं लांघेगा।
दरवाज़ा पीछे है। और हाँ, ये अपना डब्बा साथ लेकर जाइएगा। किसी की सोन पापड़ी का एहसान हम नहीं रखते। और मुरारी लड़के वालों को बाय बाय कर देता है। और करता भी क्यों ना भाई, जिसने दिखावे के लिए इतना श्रृंगार किया हो और डब्बे में सोन पापड़ी लाए, वो भी दिवाली की बात। इस रिश्ते के लिए तो मैं भी ना ही कर देती।